ही का नाम ये कंबोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। उम्मीद है आपने अब तक हमारी ऐप डाउनलोड कर ली होगी। अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल इसको डाउनलोड कीजिए। कल आपने जो प्रतिक्रिया दी, जो उत्साह दिखाया इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मनी सेंट्रल शुरू करें उससे पहले बताइए आज दिन की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है जिन्होंने कल हमारे ऐप पर प्रतिक्रियाएं दी, जिन्होंने हमें प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उनके लिए पूरी मनी 9 की टीम की तरफ से आप सबका आभार। और अगर अभी तक आपके मोबाइल पर मनी 9 का ऐप नहीं है तो उसे तत्काल डाउनलोड करें ताकि आप उन क्वालिटी प्रोग्राम से, उन शो से जुड़ सकें जो हम मनी 9 ऐप पर एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं, जो आपको शायद हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं होंगे। आज जब हम मनी सेंट्रल शुरू कर रहे हैं तो हमारे सामने कई महत्वपूर्ण खबरें पूरी दुनिया से हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर रुपए को लेकर है। हमने कल बात की थी कि रिजर्व बैंक रुपए को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। वो बदली हुई रणनीति क्या है और क्या उससे रुपए की गिरावट रुकेगी। और एक बड़ी खबर, भारत में रिटेल क्रांति की शुरुआत करने वाली सबसे बड़ी कंपनी दिवालिया हो गई। और भारत के रिटेल बाजार के लिए, ऑर्गेनाइज रिटेल बाजार के लिए, संगठित रिटेल बाजार के लिए इस खबर का क्या मतलब है, इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शुभम के पास और भी कई खबरें हैं जिन्हें वो आपको बताएंगे आज हम, जिन्हें चर्चा के लिए लेने वाले हैं। बिल्कुल, और इन खबरों में आज जो शामिल हैं उसके लिए आप देखिए ऑन द शो कैसे शुरू होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात होगी रुपए पर। आप देखेंगे मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्यों दोहरी दुविधा में फंसा रिजर्व बैंक, परदेसी भेज रहे कम डॉलर, ऐसा क्यों, फ्यूचर रिटेल के दिवालिया होने का क्या है मतलब, सब पस्त, आईटीसी मस्त, ऐसा क्यों हुआ, एनबीएफसी का सूर्य हो रहा अस्त, और यूरोप में गर्मी से हाय तौबा। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा होंगी। हम शो को आगे बढ़ाएं, चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि रुपए की कमजोरी से आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप भी भटिंडा के गुरमीत जैसे हैं। गुरमीत भी ऐसा मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि रुपए उनकी सेहत पर कैसे असर डालता है तो वो अचंभित हो गए। $1.80 का हो गया। चाय की टपरी पर अखबार पढ़ते हुए मुरारी लाल ने गुरमीत से कहा। गुरमीत बोला, मैनू की फर्क पैंदा है। मुरारी लाल ने गंभीर स्वर में बोला, गुरमीत तैनू ही नहीं, पूरे देश दे एक नागरिक नू फर्क पैंदा है। गुरमीत ने कहा, ओ किद्दा, मतलब वो कैसे? अब मुरारी लाल समझाते हैं। देख भाई गुरमीत, लल्लन ने टेम्पो किराया बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो कच्चा तेल महंगा हो गया और ऊपर से रुपया कमजोर होने की वजह से हमें 1 बैरल तेल आयात करने में पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी महंगाई बढ़ गई। तो फर्क तो हर उस आदमी को पड़ा जो टेम्पो बस में चढ़ता है या अपनी कार बाइक पर फर्राटा भरता है। अब आगे सुन। राम भजन भैया याद है? अरे वही जो बीमा बेचते घूमते हैं। बाइक खरीदने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन जब 80,000 वाली मोटरसाइकिल 1.25 लाख की हो गई तो उनका सारा जोश ठंडा हो गया। राम भजन की कहानी में भी कमजोर रुपया ही विलन है। स्टील, कोयला, इंपोर्टेड पार्ट्स महंगे हुए तो कार बाइक वाली कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। मोटी बात ऐसे समझ ले कि महंगाई में 60% हिस्सा लहरों पर आने वाली इस आयातित महंगाई का ही है। हम कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, केमिकल, जो कुछ भी आयात करते हैं सब कुछ महंगा होगा। और ये महंगाई सबका घर एक ही नजर से देखती है। फर्टिलाइजर की महंगाई सरकार को सताती है क्योंकि बजट पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, और पेट्रोल डीजल की हम जैसों को। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें। ये बात तो हुई घर की। अब बाहर की सुन। डॉलर खरीदने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। डॉलर में पेमेंट कब करते हैं? जब कहीं कोई बाहर घूमने जाए या पढ़ने, इलाज कराने जाए।
ये लोग देश में भले ही कम हो, लेकिन महंगा डॉलर इनके लिए भी बड़ा सरदर्द है। अब समझा कि रुपए का कमजोर होना क्यों अच्छी बात नहीं। मनी9 के लिए शुभम शंखधर। तो ये था रुपए की कमजोरी से आपकी सेहत पर पड़ने वाले असर की कहानी। अब एक खबर सर आज ये आई कि रिजर्व बैंक 100 अरब डॉलर तक झोंक सकता है रुपए की इस कमजोरी को रोकने के लिए। मेरा यही सवाल है, क्या वाकई रिजर्व बैंक या विदेशी मुद्रा भंडार इस स्थिति में है कि इतना डॉलर झोंका जा सके? हाँ शुभम, ये खबर आज कई जगह थी और इस खबर को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से अधिकृत रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन कई जगह थी और ऐसा माना गया कि रिजर्व बैंक के सूत्रों के आधार पर एक खबर बताई गई है। 100 अरब डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट है जिसका संकेत रिजर्व बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि रुपया $80 पर है और 82 और 83 के लेवल्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। और अगर आप माने भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो इस समय करीब 582 अरब डॉलर के आसपास है, 100 अरब डॉलर तक डालने के बाद ये विदेशी मुद्रा भंडार 450 के आसपास, $450 बिलियन के आसपास है, $460 बिलियन के आसपास आ जाएगा। रिजर्व बैंक का तर्क ये है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में 5वां सबसे बड़ा भंडार है और इसलिए अभी उसके पास इतना कुशन मौजूद है कि वो रुपए की गिरावट को कम करने के लिए बाजार में डॉलरों की मांग झोंक सकता है या दे सकता है। लेकिन इसके साथ कई सारे बड़े सवाल हैं। इसी रिपोर्ट के साथ या बाकी अन्य आंकड़ों के आधार पर बताया जा सकता है कि रुपए का वर्स्ट अभी नहीं आया है, रुपए में आगे और गिरावट होगी। तो जितनी बार रुपया गिरेगा, क्या रिजर्व बैंक उसमें विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल कर छोड़ेगा? जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी करेंसी को बचाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल बढ़ाता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से करेंसी और कमज़ोर होती है, उस पर बहुत दबाव दिखाई देता है। यह रणनीति पिछले 3 महीनों में बार बार आजमाई गई। उसमें रिजर्व बैंक ने करीब $15 बिलियन लगाए भी बाजार से, भंडार से निकाले भी, लेकिन उसके बाद भी रुपए में गिरावट रुकी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुपया जिन वजहों से गिर रहा है शुभम, उन्हें संभालने की क्षमता रिजर्व बैंक के पास नहीं है। रुपया गिर रहा है डॉलर की मजबूती के कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में। जब तक महंगाई बढ़ती रहेगी, जब तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, रुपए की मजबूती डॉलर की मजबूती बनी रहेगी और उसका असर हमें रुपए पर दिखाई देगा। रुपया गिर रहा है भारत से विदेशी निवेशकों के निकलने के कारण, जिन्हें रिजर्व बैंक नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का माहौल और मौसम जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो भारतीय बाजार में नए सिरे से निवेश करना शुरू नहीं करेंगे। और रुपया गिर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर होने से, क्योंकि एनर्जी की प्राइस बढ़ी हुई। ये तीनों चीज़ें रिजर्व बैंक संभाल नहीं पा रहा है और इसके बाद भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से यह संदेश देने की कोशिश रिजर्व बैंक की तरफ से जरूर होती है कि 80 के पार नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं रुपया 80 छूता है, 80 का स्तर आज सुबह खुलते समय रुपये ने छुआ और फिर उसके बाद रिजर्व बैंक के दखल के साथ रुपया फिर 2-3 पैसे ऊपर आ जाता है। तो ये जद्दोजहद 80 का रुपये का स्तर पार करना और 80 से पहले रोकने की जद्दोजहद रिजर्व बैंक और रुपए के बीच चल रही है बाजार में, जिसे थामने की कोशिश शायद इस विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा पैसा डालकर या ज़्यादा डॉलर डालकर करने की कोशिश की जाएगी, पर कितनी कामयाब होगी कहना मुश्किल है सर। लेकिन यहाँ से एक सवाल और खड़ा होता है, मान लीजिए विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकाला आपने, रुपए को कमजोरी रोकने के लिए रोक दिया, तो क्या विदेशी मुद्रा भंडार इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी तो एक बड़ी गहरी दुविधा है ना कि रुपए को देखें या विदेशी मुद्रा भंडार को देखें, क्या ज़्यादा जरूरी है? हाँ, रिजर्व बैंक की यही सबसे बड़ी दुविधा है शुभम, कि विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से बचाया जाए या रुपए को गिरने से बचाया जाए। अगर आप रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट को समानांतर देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि रुपए की पिछली गिरावटों के दौर की तुलना में रुपए की गिरावट केवल 7% है। इससे पहले 10% और 18% तक रुपया गिरा था, ऐसे ही दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव हुए थे। लेकिन रुपए की गिरावट उस तुलना में कम है और यह तर्क सरकार बार बार दे रही है कि भारतीय रुपया पिछले अनुभवों की तुलना में कम गिरा है। लेकिन उसकी तुलना में अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट देखें तो जो पहला वाला फेज था टेपर टेंट्रम का 12-13 वाला, उसकी तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ी है। तो अभी मौजूदा परिस्थिति में सारे विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट रोक नहीं सकता, उसे विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट रोकनी चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाएगा रुपए को बचाने के लिए, रुपया उतना ही दबाव में आता चला जाएगा। और शायद कोशिश रिजर्व बैंक की तरफ से यही होगी कि आने वाले
समय में डॉलरों की आपूर्ति किसी तरह से बढ़ाई जाए या डॉलरों की निकासी रोकी जाए। निकासी रोकने के लिए इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना, निकासी रोकने के लिए और बहुत सारे ऐसे उपाय करना जिससे कि डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार में बने रहें, ऐसा लगता है। बिल्कुल। रुपए और डॉलर के ही सहारे आप एक खबर और समझिए, विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ से भारत पैसा भेजने के ट्रेंड में बड़ा बदलाव आया है। पहले खाड़ी देशों से में रहने वाले भारतीय ज़्यादा पैसा भारत भेजते थे। 2016-17 के दौरान भारत आने वाले इस तरह के पैसे में 50% हिस्सेदारी जो थी वो खाड़ी देशों की थी, लेकिन अब ये हिस्सेदारी घटकर 30% रह गई है। बढ़ा कहाँ से पैसा? इस दौरान अमेरिका और अन्य विकसित देशों से जो ये पैसा आता था रेमिटांसेस में, इसमें ज़्यादा पैसा आया है। सर, इस बदलाव का मतलब क्या है? खाड़ी देशों से ये पैसा शिफ्ट हो गया अमेरिका की तरफ, क्या संकेत देता है, क्या मतलब है इसका? शुभम, ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से, भारत के विदेश में काम करने वाले लोगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी अर्थपूर्ण ट्रेंड का चेंज है। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक फॉरेन रेमिटेंसेस पर एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। पहली चीज़ तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि भारत में विदेश से आने वाली जो रेमिटेंसेज हैं, जिनको इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं, विदेश में रहने वाले काम करने वाले लोग, चाहे वो छोटे कामों में या सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड चीज़ों में पेशों में काम करते हों, या विदेश में रहने वाले जो उच्च शिक्षित और टेक्नोलॉजी और आईटी कर्मी हों, वो जो पैसा देश में भेजते हैं, उस पैसे को सर्विसेज के खाते में डालकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है। पिछले साल का जो आंकड़ा हमारे पास है, उस हिसाब से करीब 89 बिलियन डॉलर इस रास्ते से भारत में आए, जो जीडीपी का 3% है, यानी भारत के जीडीपी का लगभग 3% है। और इस विदेशी मुद्रा के प्रवाह ने भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में और उसे थामने में मदद की है। और ये मदद खासतौर से उस वक्त पर मिली है जब भारत में का निर्यात रुका हुआ था, कोविड के कारण काफ़ी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर था, आयात की महंगाई बढ़ रही थी। पहली चीज़ तो ये कि जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए विदेशी निवेश है, जितना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण भारत में आने वाले ये डॉलर हैं जो विदेश में काम करने वाले लोग भेजते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये जो शिफ्ट हो रहा है, जोग्राफिकल शिफ्ट यानी भौगोलिक शिफ्ट है, ये बहुत सारी नई चीज़ें बताता है। अरब से आने वाला जो पैसा जो कम हुआ है, 50 से 30% रह गया, इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्व के देशों में भारत के लिए लोगों के लिए रोजगार और नौकरियों की संभावनाएं कम हो रही हैं। इसकी दो बड़ी वजहें दिखती हैं हमें। अरब में के देशों में जो रीबिल्ड हो रहा था ऑयल के बूम के कारण, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बढ़ाने के कारण, बाकी चीज़ों के कारण, वो सब रुक गया है। और इस कोविड का असर उसमें और भी दिखाई दिया। कोविड से पहले हमने देखा कि अरब की कई अर्थव्यवस्थाएं बेहद संकट में थीं। दुबई जैसी अर्थव्यवस्थाएं थीं या सऊदी अरब जैसी अर्थव्यवस्थाएं थीं जो लगभग कई अर्थव्यवस्थाओं के पास इतना ज़्यादा कर्ज था, कई अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड बुरी तरह टूटी हुई थी। तो एक लगातार पिछले 5-6 साल से मध्य पूर्व से जो रोजगारों की मांग थी या भारत की इमिग्रेशंस थे, वो कम होना शुरू हुए। दूसरी तरफ ये शिफ्ट हुआ यूरोप और अमेरिका की तरफ, जहां आमतौर पर हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, जहां पर ऐसी नौकरियां हैं जो ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों को मिलती हैं। तो हमने देखा कि भारत से बाहर जाने वाली नौकरियों के दो ट्रेंड हैं। एक ट्रेंड है जिसमें कि हम सेमी स्किल्ड या शिक्षित लोग अरब में काम करने जाते हैं, और दूसरा हिस्सा हमें दिखता है उन लोगों का जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो यूरोप और अमेरिका में जाते हैं। तो शिफ्ट ये दिखता है कि यूरोप और अमेरिका में जाने वाले लोगों की नौकरियां की संख्या बढ़ी और वहाँ से भारत में ज़्यादा डॉलर आना शुरू हुए। इस एरिया से डॉलर आना कम हुए क्योंकि यहाँ नौकरियाँ कम हुई। भारत के जॉब बाजार के लिए इसके मिले जुले असर हैं। भारत में अधिकांश सेमी स्किल्ड लोग हैं, और वो लोग उन देशों में, अरब देशों में काम करते थे, और वहाँ से आने वाले पैसे से भारत के कई हिस्सों में काफ़ी समृद्धि आई, जिसमें केरल और महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। और इसलिए विदेशी मुद्रा का जो प्रेषण भारत में घटा है, उसका असर हमें केरल और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं पर ज़्यादा गहराई से दिखाई देगा। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि भारत से अच्छे मैन पावर का ट्रेंड मैन पावर का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी यूरोप और अमेरिका के देशों में भारत से प्रशिक्षित लोग जा रहे हैं जिनके वेतन ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा डॉलर भेज रहे हैं। पर यहाँ एक पेंच ये भी है कि ये दोनों देश अटलांटिक के दोनों तरफ, यूरोप और अमेरिका में दोनों तरफ भारत के श्रमिकों को लेकर, भारत की नौकरी आने वाले लोगों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वहाँ की सरकारें रोकना चाहती हैं, इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अमेरिका में हमने पिछले दिनों में आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दबाव देखे कि सेवाओं को आउटसोर्स नहीं किया जाना
चाहिए। तो ये परिस्थिति है, लेकिन ये पैसा भारत को हर हाल में चाहिए। भारत के लोगों को बाहर नौकरी करना होगा, क्योंकि 80-90 बिलियन डॉलर साल का एक बड़ा अमाउंट है। यानी अगर आप भारत के इंपोर्ट के हिसाब से देखें शुभम, 60 से 65 बिलियन डॉलर का सालाना इंपोर्ट, मंथली इंपोर्ट भारत करता है, तो 1.5 महीने के इंपोर्ट के बराबर की राशि है साल भर में जो विदेश में रहने वाले लोग साल भर में भारत भेजते थे। बिल्कुल। अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण, आज के बुलेटिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL के खिलाफ अब दिवालिया प्रक्रिया शुरू होगी। बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को मंजूर करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने फ्यूचर रिटेल के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के विरोध में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन NCLT ने अमेजॉन की याचिका को खारिज करते हुए कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए विजय कुमार अय्यर को नियुक्त किया गया है। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में होगी। सर, फ्यूचर रिटेल का दिवालिया होना, NCLT में जाना और अब एसेट्स लिक्विडेट होंगी, बेची जाएंगी, कितनी बड़ी घटना है रिटेल के लिए, रिटेल भी कहिए, भारत के पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए कितनी बड़ी घटना है? बहुत बड़ी घटना है शुभम। मुझे लगता है भारत के ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए सबसे बुरी और ख़राब खबर है। दो वजहें उसकी है कि फ्यूचर रिटेल भारत में संगठित रिटेल की, ऑर्गेनाइज रिटेल की, मॉडर्न रिटेल की पायनियर कंपनी थी। इस कंपनी ने भारत को ऑर्गेनाइज रिटेल कैसे किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, बिग बाजार जैसा ब्रांड बनाया जाए, इसे खड़ा किया था। और उसके बाद भारत में बहुत सारे ब्रांड बिग बाजार को देखकर या फ्यूचर रिटेल के इनिशिएटिव को लेकर रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर आए, वो भी अब धीमे धीमे सिकुड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि भारत के कॉर्पोरेट्स कंसिस्टेंटली इसलिए डिफॉल्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परियोजनाओं पर बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था। उस हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर ने उनकी परियोजनाओं को सपोर्ट नहीं किया और ये बात हमें फ्यूचर रिटेल के मामले में साफ दिखाई देती। 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की लायबिलिटी फ्यूचर रिटेल के सर पर हैं और ये सारी की सारी लायबिलिटी सिर्फ इसलिए आई क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को सही ढंग से स्ट्रक्चर नहीं कर सकी, बीच में मंदी के छोटे छोटे दौर आते रहे, रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया गया और भारत का ऑर्गेनाइज रिटेल ढांचा इस तरह से खड़ा नहीं हो पाया और अंततः कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ा। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के कॉर्पोरेट राइवलरीज के इतिहास में या कॉर्पोरेट विवादों के इतिहास में ये फ्यूचर रिटेल एक बड़ा मील का पत्थर थी। हमने इसके लिए भारत और विदेश की दो बड़ी दिग्गज कंपनियों को सामने सामने से लड़ते देखा, रिलायंस और अमेजॉन के बीच में। ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक गया मामला, सिंगापुर के कोर्ट तक गया और बाद में रिलायंस की बिड को खारिज कर दिया गया, अमेजन को आज रोक दिया गया NCLT में आगे इसको जाने के लिए। इससे एक और चीज़ समझ में आई कि अगर भारत में कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है या डूब रही है तो उसे टेक ओवर करना या खरीदना इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं इतनी सहज और आसान नहीं। और तीसरी और सबसे अंतिम बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के पैन इंडिया लेवल के ऊपर ये सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क था फ्यूचर रिटेल का। इसकी एसेट्स का, इसके साथ जुड़े हुए ढांचे का, इसके सप्लायर्स का, इससे में काम करने वाले लोगों की बेकारी और पूरे कारोबार और बिजनेस का ख़त्म होना ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासतौर से उस वक्त जबकि भारत को बहुत ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, संगठित रिटेल ही वो एक हिस्सा है जहां से भारत को अधिकांश नौकरियां आ सकती हैं, खासतौर से अल्प प्रशिक्षित या कम शिक्षित लोगों के लिए। फ्यूचर रिटेल की असफलता कई तरह से भारत में आगे आने वाले समय में रिटेल की क्रांति को प्रभावित भी करेगी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां निवेश से पहले ये सोचेंगी फ्यूचर रिटेल का ये हाल देखकर। सर, दिवालिया होने के बाद अब क्या आगे की क्या प्रोसेस होगा? फ्यूचर रिटेल अब NCLT में चली गई है, अमेजन की बिड नकार दी गई है। आगे की प्रक्रिया ये है कि इसका बोर्ड डिसबैंड किया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। इस बोर्ड में एक इंटरिम रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल IRP जिसको बनाया गया है वो आगे की प्रक्रियाएं ले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ले जाएगा क्योंकि बैंक्रप्सी की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। अब कमेटी जो बोर्ड के भीतर एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाएगा, वो सिस्टम अलग अलग क्रेडिटर्स के क्लेम आमंत्रित करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के और फिनेंशियल क्रेडिटर्स के, बैंक के क्लेम आमंत्रित करेगा। अमेजन के पास एक विकल्प है कि वो NCLT के फैसले के खिलाफ एनक्लेट में जा सकती है, एनक्लेट में जाकर अपील कर सकती है अगर वो इस कंपनी को वापस दोबारा टेक ओवर करने के लिए इसकी संपत्तियों को खरीदने की कोशिश करती है। 15,000 करोड़ की देनदारी है फ्यूचर रिटेल के ऊपर। बैंक शायद इस समय इसके अगले टेक ओवर के लिए तैयार नहीं होंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि जो भी संपत्तियां फ्यूचर रिटेल के पास है, खासतौर से रियल एस्टेट और स्टोर्स हैं, उन्हें बेचकर उनके कर्ज की बकायदारी चुकाई जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी देखना। पहली ये
कि 15,000 करोड़ के कर्ज में वापसी कितनी आती है, बैंक हेयर कट कितना लेते हैं। अगर रिलायंस नहीं खरीद रही है, अमेज़ॉन नहीं खरीद रही है, तो बैंकों को हेयर कट कितना लेना पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात जो इस पूरी प्रक्रिया में देखने वाली होगी वो ये कि किशोर बयानी अपने कितने फंड्स इसमें बचा पाते हैं अपने, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी के हिसाब से जाएं तो उनकी निजी संपत्ति भी दांव पर लग सकती है। अगली खबर, एफएमसीजी कंपनी आईटीसी से जुड़ी। आईटीसी के निवेशकों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। करीब 3 साल बाद शेयर बाजार में आईटीसी का शेयर 300 रुपए के पार पहुंचा है। शेयर बाजार में इसने 302 का ऊपरी स्तर छुआ है। जुलाई में अब तक जो 21 दिन बीते हैं इसमें करीब 10% का रिटर्न आईटीसी ने दिया है और 5 महीने में अपने निवेशकों को ये 45% का रिटर्न दे चुका है। दरअसल आईटीसी में निवेश करने वाले लोग ये जानते होंगे, समझते होंगे कि जब पूरा बाजार चल रहा था तब आईटीसी नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब बाजार नहीं चल रहा है, बहुत सारे शेयरों में नेगेटिव रिटर्न है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां औंधे मुंह गिरी हैं, तब केवल आईटीसी चल रहा है। सर से ही समझते हैं, सर जब कोई नहीं चला तब आईटीसी चला, ऐसा क्यों? आईटीसी को लेकर आज एक और अच्छी खबर थी। आईटीसी के एजीएम से जो नतीजा है, उसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक आमतौर पर बिकवाली कर रहे हैं, तो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फंड ने, एक बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने आईटीसी में अच्छी खासी स्टेक ली और काफ़ी शेयर्स खरीदे। 2-3 बड़ी चीज़ें आईटीसी के साथ हुई। आईटीसी बाजार का सबसे दिलचस्प, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला, सबसे ज़्यादा उत्सुकता जगाने वाला स्टॉक है। आईटीसी अपने आप में भारतीय शेयर बाजार की, भारतीय कंपनियों की एक अनोखी सी कहानी है। जैसा शुभम ने कहा कि आईटीसी जब बाजार चल रहा होता तब भी आईटीसी नहीं चलता है। आईटीसी के पैर में जो चक्की बंधी थी, इस कंपनी के पैर में जो चक्की बंधी थी, जो इसे बाजार में तेज दौड़ने वाला स्टॉक होने से रोकती थी, वो अब खुल गई है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। आईटीसी का के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिगरेट और बाकी बिजनेसेस से आता था। एनालिस्ट और विशेषज्ञ मानते थे कि आईटीसी का कोर धंधा सिगरेट बेचना है, लेकिन वो निवेश कर रही है फूड के बिजनेस में और ग्रॉसरीज के बिजनेस में और बहुत सारे और बिजनेसेस में निवेश कर रही है। आईटीसी के मैनेजमेंट का लगातार ये कहना था कि ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं। सिगरेट और टोबैको एक ऐसा बिजनेस है जो धीमे धीमे सिकुड़ता जाएगा। आईटीसी की वो रणनीति फाइनली सफल होकर सामने दिखाई देने लगी। ये जो हिस्सा था निवेश का, वहाँ से अब तेज ग्रोथ आना शुरू हो गई और उस ग्रोथ का नतीजा था शुभम कि आईटीसी इस पूरे दौर में कीमतें ना बढ़ाने वाली कंपनी थी। बाकी एफएमसीजी कंपनियों ने कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अपने यहाँ प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई, पर आईटीसी ने जनरली अपनी उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। एक और अच्छी चीज़ आईटीसी के साथ ही हुई कि सिगरेट के ऊपर टैक्सेशन, जो भारत के टैक्स सिस्टम का सबसे पसंदीदा तरीका है टैक्स लगाने का, वहाँ भी टैक्स रेट पिछले 2 साल से लगभग स्थिर हैं। उसमें सिगरेट पर टैक्सेशन में कोई बड़ा बदलाव पिछले 2 साल में नहीं हुआ। एक बार वो जीएसटी में काउंसिल में जो फैसला हुआ था उसके बाद से। तो इन 2 बड़ी चीज़ों ने, 2 बड़े फैसलों ने आईटीसी के स्टॉक को मदद भी दी बाजार में। और आईटीसी के एजीएम के बाद लोगों को अब आईटीसी के जो वो बिजनेस है जहां आईटीसी अपना हाई ग्रोथ बिजनेस मानती, जहां वो इन्वेस्ट कर रही है, उसमें निवेश करना शुरू किया और उसका लाभ कंपनी में उसके स्टॉक्स को मिला है। एक और चर्चा आईटीसी के बारे में है कि इसमें जो गवर्नमेंट की स्टेक है उसे भी जल्दी बेचे जाने की तैयारी चल रही है और ये चर्चा काफ़ी समय से बाजार में, आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा है, लेकिन अगर ये स्टेक सेल बाजार में आती है तो उसका भी फायदा आईटीसी के स्टॉक को मिलेगा। सर भविष्य की योजना क्या है? आपको लगता है कि होटल का डीमर्जर ही सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाली चीज़ है? अन्य आईटीसी के होटल का डीमर्जर इंतजार करने वाली चीज़ है, क्योंकि उससे काफ़ी वैल्यू अनलॉक होगी। आईटीसी होटल्स को अलग से मार्केट में इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पर आईटीसी ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किए हैं। आईटीसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की और वो कारोबार ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से आईटीसी की एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें संजीव पुरी ने, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि आईटीसी ने करीब 60 देशों में अपने उत्पाद बेचने के लिए, खासतौर से खाद्य उत्पाद बेचने के लिए अनुबंध किए हैं और बाजारों में नए पार्टनर ढूंढे हैं। और ये आईटीसी का ग्लोबलाइजेशन है एक किस्म से। जो स्थिति हम नेस्ले या हिंदुस्तान लीवर के बारे में देखते थे, लगभग वैसी ही स्थिति आईटीसी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन उत्पादों को लेकर जा रही है। तो होटल का डीमर्जर एक हिस्सा है और दूसरा आईटीसी अपना जो कोर नया बिजनेस तैयार कर रही है, जो कि एफएमसीजी और फूड प्रोडक्ट्स का और कॉस्मेटिक्स का है, वहाँ निवेश कर रही है। और इसलिए शायद आईटीसी के स्टॉक में हमें बाजार में इतनी तेजी भी दिखाई दे रही है और लंबे समय बाद ये बड़ा स्टॉक आगे बढ़ना और दौड़ना शुरू हुआ है। सर एक छोटा सा सवाल और, अगला आईटीसी क्या एलआईसी तो नहीं हो रहा है?
LIC के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से एक रिपोर्ट की थी शुभम, और LIC को लेकर अभी बहुत सारे सवाल अंदर मौजूद हैं कि LIC बाजार में किस तरह से खड़ी होगी, बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसके बीच LIC के प्रोडक्ट कितने आगे जा पाएंगे। अगर LIC की बैलेंस शीट और उसकी ताकत देखी जाए तो बहुत बहुत मजबूत स्टॉक है, लेकिन शेयर बाजार को अभी बहुत पसंद नहीं आ रहा। वही बड़ी बात यही है कि बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर तो ITC भी था, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था, तो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है तो आ रहा है। ऐसी LIC के दिन अब कब बहरेंगे, ये इंतजार करने वाली बात है। महंगाई बढ़ने और मई और जून में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से गैर बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी NCD में भारी कमी आई है। जून तिमाही के दौरान इन कंपनियों की तरफ से पिछले साल की तुलना में 28% कम NCD जारी हुए हैं, और तुलना अगर वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही से की जाए तो 65% की गिरावट है। सर, क्या संकेत है ये? NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज NCD से अगर पैसा नहीं ले रही हैं, क्यों नहीं ले रही हैं? शुभम, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए पूंजी का जो प्रमुख स्रोत था या जो कर्ज बांटने के लिए कैपिटल का प्रमुख स्रोत था वो दो ही थे। या तो वो बैंकों से उधार लें और उसे बाद में महंगे कर्ज के तौर पर आगे दें, या वो बाजार में जाएं और डिबेंचर और कमर्शियल पेपर्स के जरिए वहाँ से बारोइंग करें। ये ट्रेंड हमें इस बात का संकेत देता है कि NBFC और HFC के बिजनेस मॉडल अब टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। दो उसकी बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो रेगुलेशंस आए कई तरीके की, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी करते रहे हैं हम मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिक में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, और जिसके कारण NBFC का सूर्य कम से कम उस तरह से तो अस्त हो ही गया जिस तरह से उनका राइज 2016-17 में हमने देखा था। और एक दौर वो आया था शुभम जब भारतीय बाजार में NBFC ज़्यादा लोन दे रहे थे और सरकारी और निजी बैंक कम लोन दे रहे थे। तो एक तो उनके नियमों में जो बदलाव आया, उन नियमों में बदलाव के कारण और NBFC में जो क्राइसिस हुई, इससे बहुत सारी NBFCs बाजार से अलग चली गई। दूसरा ये कि रेपो रेट बढ़ने के कारण, ब्याज दरें बढ़ने के कारण उन्हें जो मिलने वाला फ़ायदा था, जिसमें वो सस्ती दरों पर बैंक से पैसा लेते थे और महंगी दरों पर आगे बाजार में पैसा बांटते थे या कर्ज देते थे, वो जो आर्बिट्राज था, जो इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा था, वो ख़त्म हो गया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि NBFC उन लोगों को कर्ज देते थे जो बैंकेबल नहीं है, उन लोगों को कर्ज देते थे जिनकी साख अच्छी नहीं, जिन्हें आमतौर पर सरकारी या निजी बैंक कर्ज देना नहीं चाहते। अगर NBFC अब ज़्यादा पैसा नहीं उठा रहे हैं, बाजार में वो पैसा नहीं ला रहे हैं, तो हमें मान सकते हैं कि ये जो क्लास था, जिस क्लास को क्रेडिट के दायरे में या परव्यू में लाया गया था NBFC और HFC के जरिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के जरिए, वो क्लास क्रेडिट के पूरे दायरे से या कर्ज लेने वालों के दायरे से बाहर जा रहा है। और उसकी वजह शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, उसकी वजह शायद कोविड की मंदी है, उसकी वजह भारत में बिजनेसेस का डूबना या सिकुड़ना है, क्योंकि NBFC के सबसे बड़े ग्राहक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थे, सबसे बड़े ग्राहक सर्विसेज सेक्टर के लोग थे, सबसे बड़े ग्राहक वो प्रोफेशनल्स थे जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते, जिनके पास कोई आय का स्पष्ट या सतत साधन नहीं होता है। ये ट्रेंड हमें बताता है। बिल्कुल, और ये अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से को अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मांग को कमज़ोर करेगा। यूरोप में पड़ रही भयंकर गर्मी की वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस का भाव $8 प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर कूलिंग के लिए एनर्जी की मांग बढ़ी है। यूरोप में एनर्जी की अधिकतर ज़रूरत क्योंकि नेचुरल गैस से पूरी होती है, ऐसे में नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। सर, ये ट्रेंड कुछ बदलता दिख रहा है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस एक ही डायरेक्शन में चलते थे, जैसे सोना चांदी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट अब इनमें कुछ विरोधाभास दिख रहा है। कच्चा तेल उतनी तेज नहीं चल रहा, नहीं दौड़ रहा, नहीं भाग रहा जितनी तेज नेचुरल गैस उड़ रही है। ऐसा क्यों? और नेचुरल गैस और कच्चे तेल का डाइवर्जेंस पूरी दुनिया में नोटिस किया जा रहा है। उसकी दो प्रमुख वजह हैं। एक तो यूरोप तेल से ज़्यादा गैस पर निर्भर है अपने बिजली उत्पादन के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, और वहाँ गैस की डिमांड रूस से गैस की आपूर्ति रुकने के कारण लगातार बढ़ रही है। तो गैस का मार्केट तेल के मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से खोल रहा है और दौड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका के भी जो आंकड़े में बताते हैं, जो अमेरिका में एनर्जी सेक्टर का बेंचमार्क है, जिसको कि SPDR ETF बेंचमार्क कहते हैं, वहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नेचुरल गैस की तुलना में तेल की तुलना में ज़्यादा तेज है। अगर आप प्रमुख गैस कंपनियों के स्टॉक्स भी देखें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्टेड हैं, भारत में तो नहीं है, चाहे वो चेनियर एनर्जी हो या
इक्विटी का ऑपरेशन हो, इन स्टॉक्स में भी जो ग्रोथ है वो नेचुरल गैस सेक्टर को एक अलग से एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ सेक्टर बना रही है। ये तो मार्केट की बात हुई। इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में देखें तो सारी बहस, सारी खींचतान गैस के आसपास है। तेहरान और पुतिन के बीच में, ईरान और पुतिन के बीच में जो समझौता होता है वो गैस की आपूर्ति के लिए होता है। पूरी यूरोपियन यूनियन अजरबैजान से जाकर पाइपलाइन के लिए और सप्लाई बढ़ाने के लिए समझौता करती है। चीन वाया मंगोलिया रूस से पाइपलाइन के लिए बात करता है। एलएनजी टर्मिनल्स के ऊपर लंबी लाइन लगी हुई है। फ्यूचर के एलएनजी ट्रेड, एलएनजी सौदे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में एलएनजी की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एलएनजी के बड़े एक्सपोर्टर देश जैसे कतार अपने यहाँ बड़ा निवेश कर रहे हैं एलएनजी बढ़ाने के लिए। तो गैस फ्यूचर का ईंधन है, सुरक्षित भी है, और बहुत सारे ऐसे देश जिन्हें जो कोयले पर नहीं वापस जाना चाहते हैं उन्हें गैस की ज़रूरत है। तो इसलिए तेल और गैस थोड़े समय बाद मुझे लगता है कि एनर्जी मार्केट में डाइवर्ज हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। गैस का एक अपना बाजार होगा जो शायद कच्चे तेल के बाजार को उस तरह से फॉलो नहीं करेगा। कम से कम मौजूदा समय का जो ट्रेंड है और जो फ्यूचर के ट्रेड के ट्रेंड हमको मिलते हैं चार्ट पे, वो ऐसा दिखा रहे हैं। सर, यूरोप में गैस की क्या किल्लत है, वहाँ से कैसी खबरें मिल रही हैं? यूरोप में इस समय गहरी समस्या है। यूरोप में रिकॉर्ड हीट है, वो खबरें लगातार लोगों की चर्चा में हैं, और दो बड़ी एजेंसियों ने, यूरोपियन यूनियन ने भी, यूरोपियन कमीशन ने भी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी, दोनों ने यूरोप को इस बात की चेतावनी दी है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर गैस का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। लेकिन इस समय गर्मियों के कारण एयर कंडीशनिंग में गैस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और खपत ज़्यादा बढ़ी है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी भविष्यवाणी में, चेतावनी में अपने सदस्य देशों से कहा है कि अगर समर में बहुत ज़्यादा गैस की खपत हुई तो विंटर में गैस की बड़ी किल्लत हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि रूस से आने वाली सप्लाई के कारण यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गैस के स्टॉक्स या जो उनके रिजर्व्स हैं वो पहले से निचले स्तर पर हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कूलिंग के हीटिंग के बजाय कूलिंग के लिए गैस की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और यही वजह है कि आज हमने गैस की कीमतों में 7 से 8% की बढ़ोतरी देखी, और आने वाले समय में गैस की कीमतों पर यह दबाव लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप को गैस की दोहरी ज़रूरत पड़ने लगी है, बल्कि ये कहें तिहरी ज़रूरत पड़ने लगी। उद्योग को भी गैस चाहिए, और ऐसी ज़रूरत फिलहाल इतनी रिकॉर्ड हीट के समय कूलिंग के लिए गैस की इतनी ज़रूरत नहीं थी, और हीटिंग की ज़रूरत तो आने वाले समय में आएगी। एक और कारण जो नज़र आ रहा है गैस की कीमतों में उछाल का, वो ये कि रूस की तरफ से ये बयान आया है कि गैज़प्रॉम अपने सारे जो भी कमिटमेंट हैं उनको पूरा करेगी, लेकिन ये आशंका है कि ऐसा नहीं होगा। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों से चलते चलते एक बार फिर से यही गुजारिश है कि Money9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट हर रोज़ लोड हो रहा है जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके काम की बात है। आपकी स्क्रीन पर Money9 के ऐप को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस है, इसको आप देख सकते हैं। कल आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि Money9 हमको ऐप नहीं दिख रहा है प्ले स्टोर पर, तो शायद आपने कोई टेक्स्ट गलत टाइप किया होगा या कुछ, इसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखकर Money9 का पूरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम को फिर मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।